स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी एक बार फिर नई परख के मंच पर। लोकतंत्र में संसद विचार विमर्श के लिए बनाई जाती है, कानून पारित करने के लिए बनाई जाती है और किस तरह से गवर्नेंस होगी, किस तरह से सुशासन होगा, उसका जो एक वैधानिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य होता है, एक पूरा खाका होता है, उस खाके को सक्रिय करने के लिए, उस खाके को ज़मीन पे उतारने के लिए जो चर्चा होती है, वो चर्चा भी संसद में होती है। लेकिन इस वक़्त देश में जो बजट सत्र के दौरान संसद में जो हो रहा है, उसमें कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। उसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और सरकार के बीच में कोई विचार-विमर्श होने की बजाय या एक स्वस्थ और एक-दूसरे से सीखने के लिए की जाने वाली बहस की बजाय एक तरह का लंबा टकराव चल रहा है। एक ऐसा टकराव चल रहा है, दोनों पक्ष एक-दूसरे को पटक देना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, विपक्ष के और दूसरे नेता भी सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और सरकार नियमों नियमों और अन्य नियमावली का सहारा लेकर उनको कोशिश कर रही है कि वो कम से कम बोल पाएँ। वो किसी का नाम नहीं ले पाएँ, किसी के ऊपर आरोप ना लगा पाएँ। कोई भी अगर वो बात कहते हैं तो उसे फौरन कहा जाता है, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए, जबकि ये बात जब भाजपा वाले बात रखते हैं, तो उसे प्रमाणित करने के लिए नहीं कहा जाता। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों या लोकसभा अध्यक्ष जो पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल बना लेते हैं, वरिष्ठ सांसदों का, वो जब उनकी जगह कुर्सी पर आते हैं संचालन करने के लिए, उन सबका व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थमाए गए एजेंडे के ऊपर चल रहे हों। बिल्कुल इस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस ने और कुछ अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। इसका मतलब ये है कि वो उनको हटाना चाहते हैं। उन्हें उनकी उन पे उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो उनकी निष्पक्षता में कोई यकीन नहीं रखते। तो जो माहौल है इस वक़्त संसद का, वो बहुत खराब है और ज़ाहिर है कि सत्ता पक्ष बहुत ताकतवर होता है और पीठासीन अधिकारी भी सारे उसी की तरफ झुके हुए हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की खास तौर से और आम तौर पर विपक्ष की क्या सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं? विपक्ष इस माहौल में अपने आप को टिकाए रखने के लिए क्या रणनीतियाँ अख्तियार कर सकता है? आपको क्या लगता है विनोद जी? आपने तो बहुत संसद कवर की है, अभी भी आप लगातार आपकी न एक निगाह उधर है। आप कुछ नई परख के दर्शकों को बताइए इस सिलसिले में। देखिए अभय जी, संसद का ये सत्र जैसे कि अपेक्षा थी, काफी हंगामेदार और विपक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में टकराव वाला रहा। और अभी तो 13 तारीख तक ये आधा सत्र ही होगा, उसके बाद फिर एक 1 मार्च से फिर शुरू होगा। वो मार्च में फिर शुरू होगा बजट का सत्र का अगला जो है क्या कहते हैं अगला चरण। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया और उसके बाद जब उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया, तो सत्ता पक्ष जिस तरह से उत्तेजित हुआ और सत्ता पक्ष ने जिस तरह उनके भाषण में व्यवधान डाला और उनको बोलने नहीं दिया, और बाद में उस किताब को लेकर के तमाम तरह का विवाद हुआ कि किताब छपी है कि नहीं छपी है। राहुल गांधी ने किताब दिखा दी, राहुल गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री को किताब देने जाऊंगा। उसके बाद पेंगुइन प्रकाशन ने कहा कि नहीं साहब किताब नहीं छपी है। फिर आखिर नरवणे जी का बयान आया, तो एक बड़ा विवाद हो गया। और सबसे इसमें जो रोचक बात यह है, रोचक कहिए या जो भी कहिए, कि जो चीज सरकार छिपाना चाहती थी, क्योंकि सरकार ने ये किताब जो है इसको रोक रखा है प्रकाशन से, और वो उसकी स्क्रूटनी कर रही है। वो चूंकि ऐसा नियम है कि अगर जो संवेदनशील पदों पर जो अधिकारी रहे हैं वो जब रिटायरमेंट के बाद कोई किताब लिखते हैं तो सरकार से अनुमति लेते हैं। तो वो अनुमति सरकार ने अभी नहीं दी। 35 किताबों में से 34 को मिल गई, इस किताब को नहीं मिली। हालांकि इसके कुछ हिस्से इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे और तब सरकार ने संज्ञान लिया था इसका। उसके बाद से मामला वैसे ही है। लेकिन जो 2 पन्ने मुख्य रूप से, इसमें एक में जिक्र है चीनी टैंकों का, जब भारत की तरफ वो भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त जो कन्वर्सेशन हुआ था जनरल नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और दूसरे अधिकारियों के बीच में, उसका जिक्र है। और दूसरा वो अग्निवीर योजना का मसला है जिसको लेकर के नरवणे साहब ने कहा। तो वो 2 पन्ने जो है वो जब पढ़ने शुरू किए राहुल गांधी ने, तो सत्ता पक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया और तमाम नियमों का हवाला देके
स्पीकर ने भी अपनी रूलिंग दी कि इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि किताब छपी नहीं है। लेकिन अभय जी, अगर वो राहुल गांधी 2 पन्ने पढ़ लेते और पढ़ लेने के बाद सरकार जो है उसको ऐसे ही निकल जाने देती तो शायद उसकी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी अब हो गई। अब वो 2 पन्ने सोशल मीडिया के दौर में घर घर पहुंच गए। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, चाहे किसी माध्यम से सक्रिय हो, उसके हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर या व्हाट्सएप पर, ये नरवणे, जस्टिस जनरल नरवणे की किताब के दोनों पन्ने पहुंच गए। और उसके बाद फिर वो उस किताब का एक, क्या कहते हैं, पीडीएफ वर्जन, तथाकथित असली है कि नकली है हम आप नहीं कह सकते, लेकिन वो वर्जन भी सब जगह सर्कुलेट हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की उसको लेके। तो यानी जो चीज सरकार छिपाना चाहती थी या दबाना चाहती थी जनता के सार्वजनिक संज्ञान में ना आए, वो सार्वजनिक संज्ञान में पहुंच गई। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने उद्देश्य में सफल हुए। लेकिन वो राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो उनका भाषण होना था, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसको लेकर संसद बाधित भी रही। और बजट, आज बजट सत्र पूरी तरह चल पाया कि नहीं चल पाएगा, लेकिन खैर बाद में बजट पे चर्चा शुरू हुई। विनोद जी, एक प्रधानमंत्री और क्यों नहीं आए? जी, प्रधानमंत्री सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समापन करने के लिए क्यों नहीं आए? देखिए 22 साल में जो लोकसभा दूसरी अध्यक्ष बार ऐसा कहते हुआ हैं, है। वो तो यकीन के काबिल नहीं है। उसकी तो कई जगह उसके धुर्रे उड़ा दिए गए हैं। वो तो अजीब-सी बात है कि वहाँ पे कुछ महिला सांसद जमा हो गई थी, वो उनको काट खाती, वो उनको चूड़ियों से उनके ऊपर वार करती, उससे लोकतंत्र के लिए भद्दी स्थिति पैदा हो जाती। ये तो सब बाद में गढ़ा हुआ लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री आखिरकार वो क्या वजह थी, जिसने प्रधानमंत्री को पहली बार, यानी मेरे ख्याल से वो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पे वो चर्चा का समापन करने ना गए हों। पिछले 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, न जाने कितने बार संसद के सत्र हुए, हर बार वो आए। इस बार क्यों नहीं आए? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं नहीं, अभय जी इसी सत्र में राज्यसभा में आए वो। हाँ, राज्यसभा में आए और राज्यसभा में बोले, बड़ा आक्रामक भाषण भी दिया हाँ, उन्होंने राज्यसभा में। तो लोकसभा में क्यों नहीं आए तो मैं भी नहीं समझ हुँ, पाया। और जो स्पीकर ने कहा वो किसी के गले नहीं हुँ। उतरा कि भाई इस वजह से नहीं आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देखिए कोई भी सांसद, चुना हुआ सांसद, लोकसभा का सांसद इतनी हिमाकत या इतना दुस्साहस करेगा कि देश के प्रधानमंत्री पर संसद के अंदर हमला और करे। हत्या का आरोप लगा रहे हैं भाई, वो और तो कह रहे हैं हत्या कर देना चाहते नहीं, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमले की बात कर रहा हूँ, कोई हमला भी नहीं हैं। करने की हिम्मत कर सकता है। और उसकी व्यवस्था भी हुँ, होती है। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, पुलिस वाले अंदर नहीं होते हैं, पीजी के लोग अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्रियों की, मंत्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मार्शल तैनात होते हैं वहां पर। वो मार्शल जो है वो पूरी पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, सुसज्जित होते हैं। अगर कोई ऐसी अपनी घटना होने की नौबत आ जाए तो तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा, लेकिन इसीलिए जो लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो कहा वो बात किसी के गले उतरी नहीं। और प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, ये तो वही जाने, प्रधानमंत्री जी जाने या सरकार जाने। आमतौर पर तो आना चाहिए था उनको, जिस तरह राज्यसभा में आके उन्होंने अपनी बात रखी उसे लोकसभा में रखते, बहुत अच्छा राज्यसभा में होता। भी तो काफी, नरवणे वाले सवाल पे नहीं बोले, एप्स्टीन फाइलों के ऊपर हाँ नहीं बोले। लेकिन तो ये नहीं नहीं उस जी, पर नहीं, अभय जी बोलते तो यहाँ भी नहीं, बोलते वही जो उनको हाँ, बोलना था। तो कोई भी प्रधानमंत्री जो है वही बोलता है जो उसको बोलना होता है, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दे ही, वो भी होता, लेकिन उनको आना चाहिए था, अच्छा रहता अगर वो आते। और अपने सांसदों पर प्रधानमंत्री जी को विश्वास होना ही हुँ। चाहिए कि कोई भी सांसद ऐसी हरकत नहीं करे। ज्यादा से ज्यादा सांसद क्या करते, वो महिला सांसद, जो मनमोहन सिंह के साथ किया था 2004 में, जब मनमोहन सिंह बोल रहे थे सब पहुंच गए थे प्ले कार्ड लेकर के और नारेबाजी और हल्ला गुल्ला। तो यही होता है कि वो महिला सांसद उनसे सवाल पूछती, नारेबाजी करती और हल्ला गुल्ला करती, उससे थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के लिए एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती थी दृश्य के रूप में। लेकिन कोई ऐसा हल्ला, मतलब कोई हिंसक हमला उन पर होता, मुझे ऐसा नहीं हुँ। लगता। अब क्यों नहीं आए तो वो जाने, लेकिन वो भी एक प्रसंग आ गया इसमें। और उससे भी सरकार पर कई तरह के सवाल उठे हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट मसला है वो ये है कि बजट भाषण पर जब राहुल गांधी बोल रहे हुँ। थे, तो बजट भाषण पर राहुल गांधी ने बोलते हुए उनको अलाउ किया गया, भाई नेता विपक्ष है। और बड़ा दिलचस्प ये था, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कि राहुल गांधी ने शुरुआत की इससे, पंचिंग, वो जो मार्शल आर्ट का जो पूरा एक उन्होंने जी। बताया कि कैसे जब प्रतिद्वंदी के साथ मुकाबला होता है तो आंखें, नजर कहाँ होती है और कैसे उसको जी। चोक किया जाता है, चोक करके के जो है, बारे में। हुँ। पूरा उन्होंने मार्शल आर्ट बताया। और बाद में तो हम सबको लग रहा था ये क्या बोल रहे हैं, बात तो बजट पे हो रही है और ये मार्शल आर्ट समझाने लगे राहुल गांधी। तो सब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी बड़े
असहज थे। लेकिन बाद में जब पूरा भाषण देते देते वो भारत अमेरिका जो ये व्यापार संधि जो ट्रेड डील हुई है, जो समझौता जो हुआ, ट्रेड डील हुई है, उसके मुद्दों को लेकर के जब उन्होंने सरकार को घेरा, और घेरने के बाद वो उन्होंने फिर उसको कंक्लूड किया उसी चौक वाली कुश्ती से कि साहब वो जो है चौक करके, और अमेरिका ने इस तरह से भारत के साथ इस तरह की एक तरफा डील कर दी और वो सरकार को पूरी तरह से घेरा। तो वो राहुल गांधी ने अपनी शैली से जब सरकार को घेरा, और उसी दौरान उन्होंने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर दिया। उसमें उन्होंने एक मंत्री है हरदीप पुरी, उनका नाम ले दिया, अनिल अंबानी का नाम ले दिया। ये सब नाम उन्होंने ले दिए अपने भाषण में, जिसको पहले तो जो पीठासीन अधिकारी थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने कहा कि इनको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। रिकॉर्ड से निकाले भी गए, फिर उन्होंने दोबारा नाम लिया। फिर जब तीसरी बार लिया तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि ये ऑथेंटिकेट करें इसको, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप है और इनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। उसपे देखिए अवैध बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जो संसदीय कार्य मंत्री ऑथेंटिकेशन की मांग कर रहे हैं चेयर के जरिए, और चेयर कह रही है कि नहीं नहीं आप इसको निकाल दीजिए, अभी ऑथेंटिकेट मत कीजिए, अभी मैं नहीं कह रहा ऑथेंटिकेट करना, बाद में करिएगा। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं साहब वो मंत्री मांग रहे हैं, बोले मंत्री मांग रहे हैं, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, चेयर तो नहीं मांग रही है। तो ये बड़ा विरोधाभास देखने में आया कि संसदीय कार्य मंत्री ऑथेंटिकेशन की मांग कर रहे हैं और चेयर कह रही है कि अभी मत अच्छा, बाद करिए, में संसदीय और राहुल कार्य गांधी का मैं भी कर रहा हूँ, मंत्री मैं इसी वक्त कर रहा हूँ। विरोधी संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े हुए, तो वो बोले कि हाँ, वो जी ऑथेंटिकेट करने का भी एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है और उस हाँ प्रक्रिया के ज़रिए ही ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। प्रमाणीकरण उसी प्रक्रिया के ज़रिए। हाँ, प्रमाणित किया जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम बाद में ये भी कहा कि ठीक है मैं उस प्रक्रिया के जरिए कर दूंगा सर्टिफिकेट, और मैं सर्टिफिकेट हुँ, करूंगा। उसके बाद राहुल गांधी ने जब कंक्लूड किया, और अभी बाद में खबर ये आई कि सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। यानी ये मामला अब संसद की विशेषाधिकार समिति में जाएगा, सत्ता पक्ष के सदस्य इसको नोटिस देंगे, और उसके बाद विशेषाधिकार समिति इस पर विचार करेगी, और उसमें राहुल गांधी अपने सबूत रखेंगे ऑथेंटिकेशन वाले, और उसके बाद समिति का जो फैसला होगा वो राहुल गांधी पर लागू होगा। तो ये चीजें, एक नया डेवलपमेंट ये हो गया कि देखिए अब इस सत्र में तीन चीजें हो रही हैं। एक पहली चीज हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव, जो सदन के दोनों सदनों में लाया जाना है। नहीं वो दूसरा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, वो दोनों आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसका नोटिस दे दिया 118 या 120 सांसदों ने लिख दिया। और तीसरा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव। प्रस्ताव। यानी तीन, अब ये संसद का ये जो चरण है इस सत्र हुँ, का, ये 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा, और संसद सत्र स्थगित हो जाएगा मार्च तक के हुँ। लिए। अब वो मार्च में जो है वो चीजें आएंगी सामने, ये तीनों आएंगे मसले, तो वो और ज्यादा हंगामे वाला होगा। नहीं, मार्च में एक तो और बात मुझे होगा लगता विनोद है जी, आपका कि ध्यान केवल खींच रहा हूँ, आपको तो मालूम ही है, मार्च में सुप्रीम कोर्ट जी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो इक्विटी नियमावली है, हाँ, इसकी सुनवाई भी 19 करेगा मार्च, और उसमें दोनों ही 19 दोनों मार्च ही को पक्ष कमर कसे हुए हैं अखाड़े में कूदने के लिए। यानी अनुसूचित वो जाति और जनजाति और ओबीसी वाला पक्ष भी कमर कसे हुए है, जो चाहता है कि जो नियमावली जैसी लागू की गई है, वैसी ही रहे और ऊँची जातियों वाला पक्ष भी तैयार खड़ा हुआ है कि जरा अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ तो फिर वो अखाड़े में कूद पड़ेगा। तो फिर से एक बड़े सामाजिक अभय जी उसमें, संघर्ष की नौबत आएगी और उसी के साये में वो सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। और अभय जी उसमें एक और दिलचस्प बात ये हाँ, है कि जो ओबीसी एससी एसटी समुदाय है, वो कहता है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई है ये और कड़ी जारी की और कड़ी जाए। जारी की जाए। मतलब उसको भी और कड़ा करने की मांग कर रहा है। वो उससे भी संतुष्ट नहीं है कि जो जारी हुई, और जो दूसरा पक्ष है सामान्य वर्ग का, वो कह रहा है इसको वापस लिया जाए पूरी तरह से। तो और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप जो है इसको ठीक करके सुधार करके लाइए, इसमें संशोधन करके आवश्यक, और कमेटी बना करके। तो अब ये मामला भी काफी वैसा फंसने वाला मामला है, जिसमें सरकार के लिए बड़ी समस्या सामने आएगी। और ये संसद के ये तीनों मामले आएंगे तो मार्च का महीना जो है, एक तरफ जहां 3 तारीख को हम लोग होली खेल लेंगे, हुँ, 3 और 4 मार्च हुँ। को पूरा देश होली का उत्सव मनाएगा, और उसके बाद जब संसद बैठेगी, शायद 9 मार्च से शायद से शुरू हो रही है, तो उसके बाद जो है
जब संसद बैठेगी तो फिर हाँ, पार्लियामेंट के अंदर बयानों की होली और आरोपों की होली होगी, बौछार होगी एक दूसरे पर, और एक बड़ा मुद्दा होगा। और ये है, मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण अभी तक का जो हुआ है, इसमें आप माने या ना माने, सरकार बचाव की मुद्रा में रही है और विपक्ष जो है वो हमलावर की मुद्रा में रहा है। मैं इसको ऐसे कह देखता हूं कि सरकार बचाव की मुद्रा में इसलिए रही कि जो जो चीजें जो है विपक्ष, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने जब वो जनरल नरवणे किताब का मुद्दा उठाया तो सरकार, सत्ता पक्ष ने उसको उनको बोलने नहीं दिया। जब बोलने नहीं दिया तो वो किताब जो है उसके जो दोनों पन्ने जो है कथित रूप से साया हो गए, सब जगह पहुंच गए। उसके बाद सरकार, दिल्ली पुलिस ने फायर किया। सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल के कदम उठाती रही कि कैसे डैमेज कंट्रोल हो। अब जैसे यही है जो बजट वाला भाषण था, इसमें जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसमें भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला करके, ये भी एक डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है। तो सरकार डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है और विपक्ष हमले कर रहा है। जबकि आमतौर पर पिछले सत्रों में कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ज्यादा कामयाब रही विपक्ष को के हमलों का जवाब देने में। तो इस बार मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगला जो मार्च में का जो सेशन होगा, जो चरण होगा, वो ज्यादा लंबा होगा। वो पूरा पूरा मार्च लगभग अप्रैल तक जाएगा। वो उसकी पटकथा आगे जो है क्या किस तरह का होगा, वो इस सत्र में लिख दी गई। इस चरण में, संसद सत्र के इस चरण में, पहले चरण में, बजट सत्र के आगे आने वाले जो अगला चरण है उसकी, उसमें क्या रूप होगा, क्या दृश्य होगा, क्या परिस्थिति होगी, उसकी पटकथा लिख दी गई है। और सरकार के सामने इन तीनों मुद्दों को निपटाने की, देखिए चुनौतियां तो है ही। देखिए अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है, उसमें नंबर गेम बिल्कुल पूरी तरह सरकार के पक्ष में है। इसलिए उसमें ये कोई माना कल्पना करे कि स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नंबर गेम सत्ता पक्ष के पक्ष में है। और जब नंबर गेम पक्ष में है तो वो कोई खतरा नहीं है। इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का जो खिलाफ महाभियोग भी है, वो भी, उसका भी गिरना लगभग तय है, क्योंकि वो भी नंबर गेम का खेल है। और लेकिन इसमें विपक्ष की सफलता कहाँ है? विपक्ष की सफलता मैं इस रूप में देखता हूं कि आप याद कीजिए पिछले सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर जब विपक्ष चर्चा चाहता था सदन में, तो सरकार ने इनकार कर दिया था चर्चा कराने से। बाद में वो चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा हुई, याद करिए। और विपक्ष चाहता था चुनाव आयुक्त में चर्चा हो, मुख्य चुनाव आयुक्त पर, लेकिन सरकार उसने नहीं मानी। उस चर्चा में भी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेने पर सरकार ने आपत्ति की। अब जब महाभियोग का प्रस्ताव आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, तो पूरी चर्चा मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। पूरी चर्चा मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही होगी, दोनों सदनों में, क्योंकि आयुक्त तो महाभियोग दोनों सदनों में जाएगा। तो एक तरह से सरकार जिस चर्चा से बचना चाहती थी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के, विपक्ष वो चर्चा कराने में कामयाब हो जाएगा। जब यह प्रस्ताव तो गिरना तय है। प्रस्ताव को लेकर कोई आशावादी नहीं है कि प्रस्ताव वो हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हट जाएंगे। लेकिन उन पर चर्चा होगी, उनके कंडक्ट पर, उनके पूरे कामकाज पर चर्चा होगी। विपक्ष अपने सारे आरोप जो सदन के बाहर लगाता है, उस सदन के भीतर लगाएगा चर्चा के माध्यम से। एक तो ये विपक्ष को एक मौका मिलेगा। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष के मामले में भी जो अविश्वास प्रस्ताव जो है जब आएगा, अब चूंकि बिरला जी ने खुद कह दिया, वो बिरला जी ने और कहा ठीक भी है कि उन्होंने अपने को ऑप्ट आउट कर लिया, जब तक ये चर्चा, इस पर फैसला नहीं हो जाता वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये तो खैर परंपरा भी है। लेकिन अब पूरा जो है जब चर्चा होगी तो उसमें स्पीकर की कामकाज को लेकर के चर्चा होगी, तो उसमें विपक्ष अपने सारे आरोप लगाएगा। तो विपक्ष अपनी बात रख पाएगा इन दोनों प्रस्तावों के माध्यम से। प्रस्तावों का गिरना लगभग तय है, उसमें किसी को उम्मीद नहीं है। और बात यही है कि संसदीय व्यवस्था में अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, इसीलिए ये संवैधानिक हथियार दिए गए हैं विपक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, ये सारे, वो उनका उपयोग करेगा। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा विश्लेषण किया। अब इसमें एक और है, सरकार द्वारा डैमेज कंट्रोल का एक और पार्श्व में एक हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बगल में चल रहा है डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया। आज बजट के ऊपर चर्चा होनी थी। राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर 2 या 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इससे एक मुद्दा ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। उनका कहना था कि आप उसका जिक्र कर रहे हैं बजट में, आप कर कुछ नहीं रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। दूसरा उन्होंने डेटा वाला सवाल उठाया, मतलब जो है, उसमें उन्होंने कहा भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर भारत में डेटा पैदा हो रहा है, और जब जिस देश के पास इतना डेटा हो, उस देश को दबने की क्या जरूरत है दूसरे से। मतलब उन्होंने ये सारे एक सवाल उठाए,
और उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप जी, लगाया कि आपने अमेरिका के हाथों इस ट्रेड डील के ज़रिए भारत को बेच दिया है पूरी तरीके से, ये उन्होंने कहा। इस पे किरण रिजिजू ने खड़े हो कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी के रहते हुए कि भारत में कभी बिक सका है, ना कोई खरीद सक ये सब उन्होंने लफ़्फ़ाज़ी की, लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए। जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे, उसी वक़्त अ, व्हाइट हाउस ने एक नई फैक्ट शीट जारी की। एक फैक्ट शीट जी। उन्होंने कल जारी की थी सुबह। इससे बड़ा विवाद जी, एक पैदा तो कल हुआ, जारी इसके की, अंदर हाँ। दालों का ज़िक्र था, जिसके अंदर बार-बार कहा गया था जी, कि जी। भारत इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है, रूस से तेल ना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत 500 अरब डॉलर का माल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए कमिटेड कमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कृषि खेतिहर उत्पादों के अंदर दालों को भी जोड़ दिया गया था। इससे बड़ा हंगामा हुआ और कई किसान संगठनों ने तो अपनी एक तरह से प्रेस विज्ञप्ति ही जारी कर दी उस सवाल का विश्लेषण करके। जी, आज व्हाइट हाउस ने एक नई फैक्ट शीट जारी की जिसमें से उन्होंने कमिटेड शब्द की जगह इंटेंडेड शब्द इस्तेमाल किया। आप अच्छा। समझ रहे हैं ना कि भारत प्रतिबद्ध नहीं है, भारत ऐसा करना जी, जी। करने का इरादा रखता है मतलब, हैं? यानी उसको जी, उन्होंने हाँ, हाँ। माइल्ड किया उन्होंने। दूसरे माइल्ड दालों का किया। जो इस्तेमाल किया, दालें जोड़ी थी, वो दालें हटा दी गई उसमें से। जी, जिन जिन खेतिहर उत्पादों में दालें जोड़ी गई थी, दालों पर भी जो आयात ज़ीरो हो जाएगा, टैरिफ भारत अपना ज़ीरो कर देगा, वो सब भी हटा दी गई। इसका मतलब ये है कि जब चूँकि हंगामा मचा, तो फिर भारत सरकार ने निश्चित रूप से वाणिज्य मंत्रालय ने उनसे कहा होगा कि भाई आपने ये क्यों किया आपने ऐसा? इससे तो बहुत हमारे यहाँ हंगामा हो रहा है, जी। आप ज़रा हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर व्हाइट हाउस ने एक नई फैक्ट शीट और कोई उसमें तर्क नहीं दिया, बस पिछली फैक्ट शीट को संशोधित करके उसने पेश कर दिया। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो ट्रेड डील के ऊपर चर्चा चल रही है, ये बहुत ही शुरुआती दौर में है और इसमें बहुत सारे मसलों पर दोनों पक्षों के बीच में कोई सहमति नहीं है। यहां तक कि देखा जाए तो लगातार ट्रेड डील के ऊपर जो चर्चा चल रही होगी वाणिज्य मंत्रालय में और अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के बीच में, उसमें इस वक़्त बड़ी हमारी संसद में तो क्या जद्दोजहद हो रही है, इससे भी ज़्यादा बड़ी जद्दोजहद वहाँ चल रही होगी। तभी तो बात है ना कि वो व्हाइट हाउस कहता है ये है, फिर आप कहते हैं नहीं, इस पे हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगी बहुत, तो आप उसको हटाते हैं मतलब। व्हाइट हाउस हटाने के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। शायद कि यही कारण नहीं है कि प्रधानमंत्री ट्रेड डील के ऊपर खुद निकल कर नहीं आ रहे हैं वक्तव्य देने के लिए, जो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वाली ट्रेड डील के साथ वक्तव्य दिया था और यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसमें वक्तव्य दिया था। देखिए अभय जी, यूके के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री ने वक्तव्य हुँ, दिया, वो तब दिया जब उसके सारे जो मुद्दे थे सब तय तय हो हो गए गए थे। और दस्तखत हो गए दोनों तरफ से, दोनों प्रधानमंत्रियों के। भारत अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है, उसमें अभी मुद्दे तय हो रहे हैं। उस दिशा में बढ़ रहे, इंटरिम ट्रेड डील इसलिए कहा जा रहा है इंटरिम इसको। ट्रेड डील भी अभी और नहीं हुई है। इसीलिए इंटरिम ट्रेड डील तो अब होगी। होगी, देखिए हाँ। इसके 3 चरण हैं। मतलब पहला चरण है दृष्टिकोण पत्र, यानी परिप्रेक्ष्य पत्र का संयुक्त परिप्रेक्ष्य पत्र पे दस्तखत होना, जो 6 फरवरी को हुए। अब जी, उसी उसी संयुक्त परिप्रेक्ष्य पत्र के का तथ्यात्मक आधार क्या है, उसके लिए व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कोई फैक्ट शीट जारी नहीं की है। हैं? उसी फैक्ट शीट में ज्वाइंट स्टेटमेंट अब उसके एक आधार ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था जी, भारत एक एक ज्वाइंट वही स्टेटमेंट जारी जॉइंट हुआ था भारत स्टेटमेंट के तो वाणिज्य पहले हो गया ना मंत्रालय की 6 तरफ से। फरवरी को। 6 फरवरी को जॉइंट स्टेटमेंट हो गया, हाँ, वही 6 फरवरी परिप्रेक्ष्य को। पत्र है स्वयं। हाँ, उसके बाद में हाँ, बस वही जारी उसके हुआ बाद था। अब जब बातचीत होगी, उसके बाद में एक एक अंतरिम वाणिज्य समझौता होगा। उस अंतरिम वाणिज्य समझौते के आधार पर एक संपूर्ण वाणिज्य समझौता होगा। तो ये 3 चरण हैं। हाँ, तो वो 3 चरण हैं और 3 चरणों में जो है, ये एक तरह से पहला चरण है अभी। हाँ। अभी पहले चरण से हम दूसरे चरण की ओर बढ़ने वाले हैं, अंतरिम ट्रेड डील की हुँ। तरफ। तो इसलिए अभी प्रधानमंत्री का बोलना मतलब उसका औचित्य भी नहीं है जब तक पूरी तरह चीजें फाइनल ना हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि जो चीजें छन छन के बाहर आई हैं अमेरिका के जरिए, हुँ। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आई वो अमेरिका से ही आई हैं। वो ट्रंप ट्रेड डील की घोषणा भी तो ट्रंप के उससे हुई थी। उसके बाद फिर उसका धन्यवाद दिया था प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ट्वीट करके अपना। और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आए वो सब व्हाइट हाउस से निकल करके आए। तो उसके आधार पर जो जानकारी मिली और उसका जिसकी जो प्रतिक्रिया भारत में हुई है, विपक्षी दलों में, किसान संगठनों में, सिविल सोसाइटी में और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स में जो प्रतिक्रिया हुई है, उसको लेकर के सरकार भी सतर्क हुई। और इसीलिए जो फैक्ट शीट की आप बात कर रहे हैं, जो फैक्ट शीट थोड़ी कल जो जारी हुई थी,
उसमें ज्यादा वो कड़ी फैक्ट शीट थी, उसको थोड़ा माइल्ड किया गया। तो अभी ये सब चलेगा, लेकिन अंतिम रूप से जो चीजें सामने आएंगी तब पता लगेगा क्या खोया क्या पाया। अभी दो तीन चीजें तो स्पष्ट है कि भाई टैरिफ का मामला है, 18% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। जो जो पहले हमारे पास 3% होता था, बाद में 50% हो गया था, अब वो 18 पे आ गया। भारत जो है उनके आयात पर जो है, उनके सामान पर जीरो, लगभग 0% टैरिफ की स्थिति रहेगी। तो ये दो तीन चीजें तो स्पष्ट है, इन पर कोई इफ एंड बट अभी तक नहीं हुआ। बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसमें दालें होंगी कि नहीं होगी, चावल होगा, गेहूं होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे क्या नहीं, ये सारी चीजें जो है, ये जब फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा, हम्म, अंतरिम समझौता होने के बाद, हम्म, तब जा करके ये चीज समझ में आएगी, और तब उस पर जो प्रतिक्रिया होगी वो देखने लायक होगी। क्योंकि तब सरकार के सामने भी मुझे लगता है कि फिर वो एक ऐसी स्थिति होगी, एक श्वेत पत्र जैसी स्थिति होगी, भाई ये चीजें अमेरिका हमको दे रहा है और ये अमेरिका हमसे ले रहा है। 500 करोड़ बिलियन का जो जो 500 बिलियन का, 500 बिलियन 500 का जो बिलियन डॉलर। ट्रेड है, हाँ, डॉलर का जो ट्रेड है, वो जो अमेरिका कह रहा है कि भारत हमसे करेगा, हमको दे, हमारा सामान देगा, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। आने वाले दिनों में अमेरिकन ट्रेड डील जो है, वो भारत की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा उसी तरह होने जा रही है, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में न्यूक्लियर डील हुई थी, या आप करिए जब वॉलमार्ट को उन्होंने ओपन किया था और पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, और मौजूदा सरकार जो जो राजनीतिक दल अभी बीजेपी, वो विपक्ष में थी, पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था और संपूर्ण विपक्ष उसको लेके सड़कों पर था, जब वो वॉलमार्ट वाला जो है मल्टीपल उसकी ब्रांडिंग जो है खोलने की बात हुई थी। जी, तो ये अमेरिकन ट्रेड डील उससे भी बड़ा मुद्दा होने वाला है, जी, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि जैसे न्यूक्लियर डील थी, उससे आम आदमी सीधा प्रभावित नहीं होता था, हम्म, वो एक बड़ा मसला था, लेकिन लेकिन ये ट्रेड डील जो है, ये सीधे सीधे हमारे उद्योग, कृषि, डेयरी उद्योग और हमारे सारे उस पर प्रभाव पूरी डालेगा। अर्थव्यवस्था, अब कितना बिल्कुल। सकारात्मक डालेगा, कितना नकारात्मक डालेगा, ये जब फाइनल प्रिंट आ जाएगा तब समझ में आएगा हमें। और एक कृषक आंदोलन, एक किसान संगठन, राजस्थान के एक बड़े किसान संगठन की मैं प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था, तो उस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि इस ट्रेड डील के बाद तिलहन के क्षेत्र का संहार हो जाएगा। वो कह रहे थे जब सोया और पाम ऑयल अमेरिका से आयात किया जाएगा हाँ, और उसके ऊपर भारत ज़ीरो टैरिफ लगाएगा, तो भारत में जो तिलहन के क्षेत्र में जो पाबंदियाँ लगा रखी थी भारत ने, इसकी वजह से तिलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था और उस प्रोटेक्शंस थे, सुरक्षाएँ थीं, तिलहन का काम करने वाले किसानों को, तिलहन के काम करने वाले व्यापारियों को, तेल मिलों को, इन सबको प्रोटेक्शंस थे। तेल मिलें बंद होनी शुरू हो जाएँगी और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी उत्पाद पूरी तरीके से छा जाएँगे अमेरिकी उत्पाद। और उसके बाद जैसे सोया है, तो उनके पास तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया है। उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया का वो तेल बनाएँगे, मतलब वो बहुत सस्ती दर पे पैदा करते हैं। हमारे यहाँ का सोया बहुत महँगा है और पूरा ऐसे मध्य प्रदेश है, उस सोया की खेती करता है बड़े पैमाने पर। मध्य प्रदेश की सोया की सारी दुनिया में माँग भी है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, वो एक तरह से ऑर्गेनिक किस्म की खेती के ज़रिए पैदा हुआ सोया है। तो उसकी बहुत माँग है, वो सारा का सारा मर जाए, वो सारा व्यापार जो है ना, किसानी और उसके से जुड़ा हुआ व्यापार, उस सब के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि अमेरिकी ट्रेड डील के कारण नहीं पूरे देश प्रभावित हो उसमें जाएँगे। अभय जी, अभय जी, बोलिए। अभी देखिए, दालों का मुद्दा तो अभी संदिग्ध है कि दालें उसमें शामिल है नहीं शामिल है, हुँ, लेकिन कॉटन, कपास का मुद्दा तो सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। कपास तो खोल रखा है इन्होंने पहले से ही। कपा, तो कपास अगर है हुँ, तो कपासी किसानों का क्या होगा, हुँ, वो भी अपने आप में बड़ी प्रश्न है भाई। पूरा महाराष्ट्र, पूरा हुँ, गुजरात, आपका कर्नाटक, ये सब कपास के जो है उत्पादक राज्य हैं। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स की क्या स्थिति है, ये अभी स्पष्ट नहीं है हुँ, डेयरी वाले मामले में। हुँ, ये अगर डेयरी में ऐसा होता है तो हमारी मिल्क इकोनॉमी का क्या होगा, हुँ, ये प्रश्न है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। और आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जिसने बांग्लादेश से जो ट्रेड डील की है अमेरिका ने या कर रहे हैं, उसमें वो बहुत छूट दे रहे हैं, तो हमारा जो टेक्सटाइल उसका भी सेक्टर असर है पड़ेगा। उस पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ सकता है। तो ये सब प्रश्न है जिन पर सरकार को निश्चित रूप से जवाब तो देने ही होंगे, और विपक्ष भी सवाल पूछेगा, संगठन पूछेंगे। तो ये ट्रेड डील का मुद्दा जो है आने वाले दिनों में
भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा होगा, वैसा मेरा मानना फरवरी है। के बचे हुए दिन और मार्च का पूरा महीना बहुत हंगामी होगा जी। और उन हंगामों के केंद्र में 2-3 मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा होगा यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइन का सवाल, जिसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और दूसरा बड़ा मुद्दा होगा अमेरिका के साथ होने वाला वाणिज्य समझौता, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और कई बड़े-बड़े क्षेत्र, जैसे कि तिलहन का क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र है, दालों का क्षेत्र है, फलों का क्षेत्र है, या जो लोग छोटे-मोटे मेवा की खेती करते हैं, मक्का है, मक्का है, का मक्का, क्षेत्र है, कॉर्न। सोया का क्षेत्र है, ये तमाम क्षेत्र जो है ना उसके वो उसके केंद्र में है, उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और पूरा देश एक किसान आंदोलन की सुगबुगाहट भी सुन रहा है। वो कब कैसे आएगा ये देखने वाली बात है। आप इस पे कोई टिप्पणी करें? लेकिन आप सरकार ने एक काम और किया है आज। सरकार ने एक काम और किया है आज कि आज उन्होंने एक अधिसूचना जारी आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत पूरा गाना अनिवार्य होगा। पूरा 6 मतलब स्टैंड पूरे के पूरे 6 स्टैंजा जो है, हाँ, जो 4 स्टैंजा रोक दिए गए थे, पूरा का पूरा गाना अनिवार्य होगा। यानी अब देश जो है अमेरिकन डील छोड़ करके इस डिबेट पे आ जाए कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य है कि नहीं, ठीक है कि गलत है। यानी पूरा विमर्श जो वंदे मातरम के इर्द गिर्द हो जाए, अमेरिकी ट्रेड डील और सबकी चर्चा ही ना हो। अब देखिए, अब और बंगाल भी चुनाव एजेंडे भी। अपनाए जा रहे, जैसे गिरिराज सिंह आज तो उस तस्वीरें दिखा रहे थे। उसमें 2 तस्वीरें, मतलब नेहरू हाँ, को चरित्रहीन दिखाने की पूरी कोशिश चल रही है। उन 2 तस्वीरों में तो एआई एआई बनाई गई जनरेट तस्वीरें थी। एआई और जनरेटेड तस्वीरों तस्वीरें, में हाँ। चरित्रहीन दिखाया है, वो नेहरू की बहन, नेहरू की भांजी, वो अपने हाँ जी, उनको चरित्रहीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विजयलक्ष्मी पंडित है और उनकी बेटी नयनतारा सहगल। सहगल है। अब ये चल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये पहले भी एक बार जारी, अभय जी, ये एक बार पहले भी आईटी सेल ने जारी किया था इस हुँ, पे, मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज थे, उनका बड़ा जबरदस्त इस पर रिबटल भी सोशल मीडिया पे आया था। बहुत ठीक है, विनोद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने राजनीतिक परिस्थिति, खास तौर से संसद में हो रहे कार्य व्यापार के ऊपर केंद्रित की, और उससे कई बातें स्पष्ट रूप से निकल के आईं कि आने वा जो गुजरा जो जो चलता हुआ फरवरी का महीना है और आने वाला मार्च का महीना किस तरीके से जबरदस्त राजनीतिक वाद विवाद का केंद्र रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, फिर मिलेंगे। नमस्कार।